नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बारे पर। बेसिकली हमने एक सीरीज शुरू करी थी लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट की, जिसका पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स शुरू करें तो हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है। वो है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका नीड क्या थी। और आज हम इस वीडियो पर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आया क्यों, रूल्स बने कैसे, सुप्रीम कोर्ट है क्या। तो शुरू करने से पहले हम चलते हैं एंशिएंट टाइम्स पर, जब हमारे पास मोनार्क हुआ करते थे। जिस टाइम पर हमारे पास मोनार्क हुआ करते थे उस टाइम पर मोनार्क के पास तीनों टाइप्स की पावर हुआ करती थी: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो जो मोनार्क होता था वो लॉ बनाता था, उनका एग्जीक्यूशन करवाता था, और एट द सेम टाइम उन जो लॉज बन चुके हैं उन लॉज के ना पालन करने पर पनिशमेंट भी दिया करता था। तो राजा ही तीनों तीनों पावर्स का यूज करा करता था। एक थिंकर थे मॉन्टेस्क्यू, उनको लगा कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं। एक आदमी के पास इतनी सारी पावर होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा अगर हम पावर्स को अलग अलग लोगों के पास दे दें, इन पावर्स को हम सेपरेट कर दें इन सच अ वे कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कर पाएं, तो हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और तब निकल कर आता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और पावर को 3 विंग्स में डिवाइड कर दिया जाता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इन पावर्स को अलग अलग विंग्स में डिवाइड कर कर बांटा है। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो इंडिया में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो हैं पार्लियामेंट के पास। अगर हम बात करें जुडिशियल पावर्स की, वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स के पास। और अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स की, वो है प्रेसिडेंट, कैबिनेट और अगर अदर अथॉरिटीज के पास। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर वेस्ट करती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे आर्टिकल 124 से 147 के बारे पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है यूनियन जुडिशरी की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर यूनियन जुडिशरी आई कैसे, है क्या, और उन चीज़ों के बारे पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब हम लोग अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के बीच पर थे, जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने हमारी बात मानते हुए एक एक्ट पास करा था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था इंडिया का पहला फेडरल कोर्ट। जो ये फेडरल कोर्ट था, ये जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है, अभी हम नया हाउस बन चुका है, पर जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट पे एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था। वहां पर को ये फेडरल कोर्ट बैठा करता था और जजमेंट्स पास करा करता था। इसके पास होल ऑफ इंडिया की मेडल लेने की जुरिडिक्शन हुआ करती थी। ठीक है, तो जो ये फेडरल कोर्ट था ये 1937 से लेकर के 1950 तक का लगभग 12 साल इस कोर्ट ने अपना काम करा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हुआ क्या, जब हम लोग 47 पर आज़ाद हो गए, हम लोगों ने शुरू करा ड्राफ्ट करना हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील करा, और हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी रिपील करा, जिससे इंडिया आज एक सोवरिन नेशन बन गया। जब हमने इन दोनों एक्ट को रिपील करा, हम लोगों ने फेडरल कोर्ट को भी खत्म करते हुए हम लोग लेकर आए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें द यूनियन जुडिशरी की, ये शुरू होता है आर्टिकल 147 से आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक का ये यूनियन जुडिशरी की बात करता है। अब हमारे पास दो टाइप की जुडिशरी है, वी हैव स्टेट जुडिशरी, वी हैव यूनियन जुडिशरी। स्टेट में क्या आता है? स्टेट में आता है हाई कोर्ट और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और हमारा जो यूनियन जुडिशरी है वहां पर को आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब पहली बार हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोगों ने इन प्रोविजंस को एंटर करा, और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया, जिस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मनाने के 2 दिन के बाद, दैट इज 28 जनवरी 1950, हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस पर आ गया।
जब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस पर आया उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर कोई फेडरल कोर्ट बैठा करता था, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जा करके अपना मैटर्स लेना शुरू कर दिया। तो हमारा जो जब संविधान ड्राफ्ट हुआ था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल 124 है, उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 1 चीफ जस्टिस थे एंड 7 प्यूजाइन जजेस थे। तो जितने भी 8 जजेस हुआ करते थे, साथ-साथ बैठ करके सारे मैटर्स को देखा करते थे। पर टाइम के साथ-साथ हुआ क्या कि मैटर्स की संख्या बढ़ना शुरू हो गई, मैटर्स ज़्यादा होने लग गए और इन जजेस को बर्डन आना शुरू हो गया। तो जो ये 8 जज साथ बैठा करते थे, इन लोगों ने खुद को बेंचेस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। 2 जजेस की, 3 जजेस की, अलग-अलग बेंच बनना शुरू हो गई और ऐसे हमारा सिस्टम इवॉल्व करना शुरू हुआ। तो पहली बार 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को छोड़ करके अपनी खुद की बिल्डिंग एक्वायर करी। इस बिल्डिंग पर एक जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की है, वो काइंड ऑफ जो जुडिशियल सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें फिलहाल 15 कोर्ट्स हैं, जिसमें सीजेआई कोर्ट सबसे बड़ी है। तो जो 8 जजेस की बात करी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ये पावर दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1956 पर जजेस की संख्या को 8 से बढ़ा करके 11 करा था। 1960 में 11 से 14 कर दिया गया था। 1978 में 14 से 18 करा गया। 1986 पर 18 से 26 करा गया और आज के टाइम पर हमारे पास हैं 34 जजेस, जिसमें एक है चीफ जस्टिस और उसके अलावा हैं 33 अदर जजेस। ठीक है, तो जो ये जजेस हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो है 65 ईयर्स। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जाते हैं इन डेप्थ पर और हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124 से 147 तक, जिससे हम एंटायर जो यूनियन जुडिशरी है उसको कवर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124 बात करता है यूनियन जुडिशरी की कि वो क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो वो कहता है कि पार्लियामेंट नंबर बढ़ा सकती है, बट जो ओरिजिनल नंबर ऑफ जजेस हैं वो है चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस, जिसको बढ़ा करके आज 34 कर दिया गया है। दैट इज 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। अब कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? जब हम जज बनने की बात करते हैं तो कोई भी जज बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि जो आदमी जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ही इज एलिजिबल फॉर बीइंग द सुप्रीम कोर्ट जज। पर उसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि या तो उन्होंने 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप करी हो और उसके अलावा 2 या किसी और छोटे कोर्ट्स की जजशिप करी हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड, वो किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों, हाई कोर्ट के लॉयर रहे हों फॉर 10 ईयर्स और मोर, या नीचे कोर्ट्स के रहे हों, तो उस केस पर भी वो एलिजिबल हैं। थर्ड, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई इंसान एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब जज का अपॉइंटमेंट करता कौन है? हमने कहा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और अपने वारंट के अंदर अपॉइंट करते हैं। और जजेस को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। 65 एज में जज रिटायर हो जाते हैं। अगर जज को अपना ऑफिस वैकेंट करना है तो प्रेसिडेंट को लिख करके दे सकते हैं कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज एक प्रोसेस है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है और तभी उनको रिमूव करा जा सकता है फ्रॉम देयर ऑफिसेस। इम्पीचमेंट क्या है कि इम्पीचमेंट में बेसिकली 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है आफ्टर हैविंग एविडेंसेस अगेंस्ट अ जज। तो आर्टिकल 124 जो है ये सिंपल ये बात करता है कि कौन एलिजिबल है, कौन जज बन सकता है, जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट। तो वो बेसिकली ये बात करता है। अब हाल ही में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक नया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करा था, जिसमें उन्होंने बात करी थी एनजेएस की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसको इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर 99th अमेंडमेंट से
नए 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, 124A, 124B, 124C। जो 3 आर्टिकल्स थे ये एनजेएसी की बात करते थे। आज के टाइम में हम कोलिजियम सिस्टम से फॉलो करते हैं कि जो जुडिशरी है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। एक कोलिजियम बैठता है और जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट को भेजती है। बट एनजेएसी में ऐसा नहीं था। एनजेएसी में पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं अपने पास पावर लेने की बात कर ली थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट दी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो 124 ए बी सी को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जजमेंट पास करके 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इन तीनों आर्टिकल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो फिलहाल हमारे पास अब है कोलिजियम सिस्टम जहां पर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की, जो बात करता है सैलरी ऑफ जजेस की। तो जो इंडिया के जजेस होंगे इनकी सैलरी जो मिलेगी उसको मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और कभी भी सैलरी को कम नहीं करा जा सकता आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। ये सैलरी को कभी भी गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती फ्रॉम व्हाट दे आर एक्चुअली गेटिंग। इसका पर्पस ये है कि जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रह पाए। फिर आता है 126। अब जब हम बात करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन की, वहाँ एक हेड होता है। तो इंडियन जुडिशरी का जो हेड है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सपोज फॉर एग्जांपल कभी चीफ जस्टिस को कहीं बाहर जाना पड़ जाए कि वो ऑफिस किसी और कारण से वैकेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो आर्टिकल 126 उसी की बात करता है। आर्टिकल 126 कहता है कि अगर सीजीआई का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस पर जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो कोई भी अलग जज, दूसरे जज को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 127 और 128 पर। आर्टिकल 127 बात करता है एडहॉक जजेस की। वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी जजेस की कमी हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज एन एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। एंड 128 बात करता है कि कोई भी रिटायर्ड इंसान को भी जो जज बनने के लिए एलिजिबल हो सकते थे उनको सुप्रीम कोर्ट में फॉर द टाइम बीइंग बैठाया जा सकता है, बट ही विल नॉट बी एक्टिंग एज अ प्रॉपर जज। पावर सब कुछ सेम रहेंगी बट वो जज नहीं होंगे। फिर हम आते हैं आर्टिकल 129 पर, जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो 2 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड दे हैव द पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 130 पर। वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ होगी। हम आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी जुडिशरी इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठता है? दिल्ली पर। तो आर्टिकल 130 जो है यही बात करता है। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होगा वो दिल्ली पर होगा, बट प्रेसिडेंट अलग बेंच बनाने की बात कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को शिफ्ट भी कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 130। फिर हम आते हैं जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, तो आर्टिकल 131 से हम आएंगे जुरिस्डिक्शन के बारे पर। जो हमारा आर्टिकल 131 है वो बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या है? ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कोर्ट जहां हम पहली बार केस को फाइल कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट के केस में वो क्या हो सकता है? देखो, अगर हम बात करते हैं कोई भी केस को ले जाने की, अगर सपोज मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट निकल करके आता है, प्रॉपर्टी या कोई चीज़ का डिस्प्यूट निकल करके आता है, मैं कहाँ अप्रोच करूंगा? डिपेंडिंग ऑन द मैटर आई विल गो टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जहां भी होगा। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, वो एडीजे कोर्ट भी हो सकता है, वो सेशन कोर्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैटर्स। वो कोई भी कोर्ट हो सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब वो होता है कि ऐसा कोर्ट जहां हम पहली बार केस फाइल कर रहे हों। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 131 है ये बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किन किन मैटर्स पर होगा। तो पहला मैटर जहां पर को सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा वो है ऐसे कोई भी डिस्प्यूट जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हो। उसके अलावा ऐसा कोई भी मैटर जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हो, या कोई भी ऐसा मैटर जो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो रहे हो, या यूनियन वर्सेस मैनी स्टेट गवर्नमेंट हो रहे हो, या मैनी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस मैनी स्टेट गवर्नमेंट हो रहे हो। तो कोई भी ऐसे मैटर्स जो जहां पर गवर्नमेंट के आपस में डिस्प्यूट निकल करके आ जाए, उन सब केसेस पर हमारे पास जो होगा वो होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है रेट जुरिस्डिक्शन। अगर कभी भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है
तो उस केस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन केसेस को एंटरटेन कर सकता है और फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ऊपर रिट्स पास कर सकता है। ये भी एक काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद आता है अपीलेट जुरिसडिक्शन। अब कभी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट पर। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आते हैं, लोग हार जाते हैं, उनको लगता है कि जजमेंट पास हो चुका है, वो हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं और इसके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। तो हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर को, हमारे अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। जो आर्टिकल 132 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बात करता है अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। ये कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट को लगता है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी मैटर पर, आइदर सिविल और क्रिमिनल, तो वो एक सर्टिफिकेट दे करके उस केस को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 132। किसी भी मैटर पर अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर अपील कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द मैटर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हम बढ़ेंगे आर्टिकल 133 पर। आर्टिकल 133 बात करता है अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स के बारे पर। अब इस सिविल मैटर्स कौन से होंगे? कभी कभार क्या होता है, आपने सिविल डिस्प्यूट फाइल करा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से भी आप हार गए। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर को जो लॉ है वो सही से डिटरमिन नहीं हो पाया, आपको लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। आपको 134A के अंदर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब आपको 134A के अंदर सुप्रीम हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर मैटर को हाई कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, या यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही हो, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की परमिशन के बाद अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम आगे मूव करते हैं आर्टिकल 134 पर, वो बात करता है अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। अब ऐसा कब आएगा? सिविल में तो हमने सर्टिफिकेट ले लिया, अब क्या क्रिमिनल में हमको सर्टिफिकेट चाहिए? तो जी हाँ, हमको कभी कभार सर्टिफिकेट क्रिमिनल में भी चाहिए, बट इसके अलावा भी हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इन सर्टेन मैटर्स। ये मैटर्स कौन से हैं? अब सपोज लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, हाई कोर्ट ने अक्विट कर दिया, या लोअर कोर्ट ने अक्विट करा, हाई कोर्ट में मैटर आया, हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, या डेथ पेनल्टी का कोई मैटर है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज डेथ पेनल्टी इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। उन केसेस में हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपील में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो भी हम 134A में सर्टिफिकेट लेकर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो यही बात करता है आर्टिकल 134। हम बार बार बात कर रहे हैं आर्टिकल 134A के सर्टिफिकेट के बारे पर, तो थोड़ा जान लेते हैं कि सर्टिफिकेट क्या होता है। आर्टिकल 134A का जो सर्टिफिकेट है वो क्या है? वो ये है कि जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच करते हैं, हमको हाई कोर्ट से परमिशन चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, वहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट का सुनना जरूरी है, या कोई पार्टी को लगता है कि इसमें नाइंसाफी हो गई है, वो हाई कोर्ट से परमिशन मांग सकता है कि हमको प्लीज सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक सर्टिफिकेट दे दीजिए 134A के अंदर, कि इसमें कोई भी लॉ का सब्सटेंशियल क्वेश्चन का पता करना इंपॉर्टेंट है। तो इंसान सर्टिफिकेट लेकर के सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 135 की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर चीज का होना इंपॉर्टेंट है। हमने अभी अभी बात करा था, हमने अभी अभी कहा था कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 1950 के आसपास। तो प्रॉब्लम कहाँ पर को आती है? प्रॉब्लम वहां पर को आती है जिस केस पर कोई मैटर फेडरल कोर्ट में पेंडिंग हो, वो तो बचा नहीं। ये किसी मैटर की अपील फेडरल कोर्ट में होनी हो, वो तो खत्म हो गया। तो उन केसेस में जो पावर आ जाएगी वो आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस इज एज पर आर्टिकल 135। अब हम बात करते हैं वही सर्टिफिकेट वाली एक बार फिर से। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, हमने जो फैसला सुना दिया फाइनल होना चाहिए, इसमें आप कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है, आपको अब जो हमने कह दिया वो बात मान लो, दिस नो नीड फॉर गिविंग यू सर्टिफिकेट। हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, या कोई और कारण था आप सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, उस केस में क्या आपके पास सारी रेमेडीज खत्म हो जाएंगी? सो द आंसर इज नो। हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136 इन अ फॉर्म ऑफ SLP। SLP का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पेटिशन।
तो हम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ट्रिब्यूनल की, कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोई कहीं की भी डिक्री को, जजमेंट को, ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन। और सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है, क्या वो उसको एंटरटेन करे या उसको रिजेक्ट करे। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके पावर है रेफरेंस की, सॉरी रिव्यू की पावर है। जो रिव्यू पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो रिव्यू पावर क्या होती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट पास कर दिया, उनको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वापस सुन सकती है, उसको वापस रिव्यू कर सकती है। अपने रिव्यू फिर से देखना, अपने जजमेंट को फिर से देखना, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 137। फिर हम बात करते हैं 138 के बारे पर। 138 पर जो हमारे सेंट्रल यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया है। और कभी कभार कुछ स्टेट गवर्नमेंट साथ आती हैं, सेम लॉ बनवाने की बात करती है, उन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। तो आर्टिकल 139 बात करता है रिट की। हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है एनी मैटर टू इशू रिट्स। अदरवाइज ये पावर जो है वो इट वेस्ट विद द हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 139 ए की, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही पर सेम सेक्स मैरिज पर जो केसेस पेंडिंग है, उन सबको विड्रॉ करके अपने पास बुला लिया है। सो दिस इज द पावर टू ट्रांसफर केसेस। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट से केस को निकाल करके खुद सुन सकता है, या किसी केस को दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एंसिलरी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, इन केस पार्लियामेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये एडिशनल पावर होनी चाहिए टू फुलफिल देयर ड्यूटीज, तो वो आर्टिकल 140 में कवर है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 141 की, जो बात करता है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर पास हो चुका है, ये ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होगा। क्योंकि इसका अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम पड़ती है? सपोज मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक केस फाइल करता हूँ, वहां से एक जजमेंट निकल कर आता है। कोई इंसान दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करता है, वहां से जजमेंट निकल करके आता है। उस केस में दोनों जजमेंट अलग अलग निकल के आ जाते हैं, तो आप किस जजमेंट को फॉलोअप कराओगे? या हो सकता है कि मैटर सेम है, कुछ केस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग मैटर पास कर रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग मैटर पास जजमेंट पास कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट से कम्प्लीटली अपोजिट है, तो ऐसा करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ऐसे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे पास आर्टिकल 141 है, जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट निकल कर आ जाएंगे, दे विल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे। फिर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 142 के बारे पर। हमने आर्टिकल 142 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल पावर दी है कि वो अपने जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स एंड डिक्रीज हैं, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए पावर का यूज़ कर सकती है, और सिविल बॉडीज़ का और कोई भी पनिशमेंट पास कर सकती है किसी की डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए, किसी को बुलाने के लिए, कोई डिस्कवरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास एडिक्वेट पावर है कि वो ये काम कर सकती है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 143 पर हमने पावर दी है प्रेसिडेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे पर कन्फर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक मैटर भेज सकते हैं, उनसे उनका सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या तो उस मैटर को वो सुने और प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन दे, या वो रिस्पेक्टफुली उस ओपिनियन को देने से मना कर दे। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पावर्स हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 144 पर, तो वो बात करता है कि जितनी भी सिविल और जुडिशियल बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, वो सब सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगी, सुप्रीम कोर्ट की एड करेंगी इन द डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स एंड इन द फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर्स पास बाय सुप्रीम कोर्ट। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नीट का है, वो है आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 बात करता है रूल्स ऑफ कोर्ट की। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे पर, वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल करके आया है। आर्टिकल 145 इज द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट इज बेसिकली द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट टू मेक देयर ओन रूल्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के अंदर अपने खुद के रूल्स फ्रेम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू कि बेल क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू केस कैसे सुनेंगे, कौन जज कहाँ पे बैठेगा, रोस्टर कैसे फॉर्म होंगे, कितने जज की बेंच बनेगी।
आर्टिकल 145 में एक चीज़ और दी गई है कि कभी भी अगर कोई मैटर निकल कर आता है जहाँ पर को सुप्रीम कोर्ट को मैटर सुनना है विथ रिस्पेक्ट टू दी विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस पर जो मिनिमम जज बैठेंगे वो दे शुड बी 5। तो हम कभी भी बोलते हैं जब 5 जजेस की बेंच बैठती है, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि जब 5 जजेस की बेंच बैठती है तो बेसिकली जो मैटर होता है इट इज़ अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कभी सपोज छोटे कम जज की बेंचेस हैं, लाइक 3 जज बेंच है, वो कोई मैटर सुन रही है और उनको लगता है कि यहाँ पर को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना है, तो दे कैन नॉट गिव देयर ओपिनियन, दे विल हैव टू गो टू दी हायर बेंच। उनको चीज को देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि इस मैटर पर एक 5 जज बेंच बैठाइए जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात कर सकती है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े 146, अब सुप्रीम कोर्ट है, एक अथॉरिटी, एक बॉडी है जहाँ पर को बहुत सारे लोग आकर के काम करेंगे। दे विल बी जजेस, जजेस के अलावा एक पूरी ऑफिस होगा जहाँ पर को लोग केस फाइल सबमिट करेंगे, फाइल का वेरिफिकेशन होगा, फाइल जाएंगी आएंगी। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। दे विल बी ऑफिसर्स, दे विल बी सर्वेंट्स, दे विल बी ऑल काइंड ऑफ पीपल वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी जो हमारा आर्टिकल 146 है वो बात करता है कि जो इनकी सैलरी होगी इट विल बी चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आपने कभी सुना होगा जब हम कोर्ट में मैटर फाइल करते हैं वी पे अ सर्टेन फी नोन एज कोर्ट फी, तो जो कोर्ट फी होगी इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 146 ये करता है। और लास्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है आर्टिकल 147। आर्टिकल 147 बात करता है इंटरप्रिटेशन की, कि जब बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड नहीं होगा, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये दोनों एक्ट भी इंक्लूड होंगे। इनका अगर कभी इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो इट विल बी डीम्ड एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक पूरी यूनियन जुडिशरी को एक्सप्लेन कर रखा है। हमने बात करी जुडिक्शन की, कोर्ट की, ओरिजिनल एंड अपीलेट। उसके अलावा हमने बात करी कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है अंडर आर्टिकल 145, जो हमारा अब आने वाली वीडियो का एक्चुअल मैटर होने वाला है। हमने बस एक बेसिक छोटी सी बात करी कि किस तरीके से हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किस तरीके से हम SLP फाइल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी। तो अब अगले आज की वीडियो में बस हम इतनी बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने रूल्स, जो आर्टिकल 145 पावर थी उससे रूल्स बनाए। दीज आर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1966। तो ये रूल्स हैं क्या, इन रूल्स के अंदर क्या क्या लिखा गया है, इन रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगली वीडियो पर अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि अगर मैं अगली वीडियो अपलोड करूं विद रिस्पेक्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 तो आप उनको ईजिली देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।